इसके बाद अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये इंटेंजिबल के ऊपर होती है, और इंटेंजिबल एसेट्स को सेक्शन 24(11) में जो बताया गया है वो एग्जांपल्स हैं जी, पेटेंट है, इन्वेंशंस हैं, डिजाइन है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, मोशन पिक्चर फिल्म्स हैं, एक्सपोर्ट कोटाज हैं, फ्रेंचाइज, लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। ये सारी की सारी चीजें जो आपकी इंटेंजिबल्स हैं इनके ऊपर अमोर्टाइजेशन होनी है। कैसे होनी है आने वाले मैं वक्त में बताऊंगा, अगली स्लाइड्स में बताने जा रहा हूं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ऐसी गुडविल जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जनरेट हुई है, उसको अमोर्टाइज नहीं कर सकते। अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी इंटरनली जनरेटेड गुडविल को अलाउ नहीं करते कि आप उसको रिकॉग्नाइज करें, और यहाँ पे टैक्स लॉ भी कहता है कि आप उसको अमोर्टाइज नहीं कर सकते। इंटरनली जनरेटेड गुडविल क्या होती है? सादा जुबान में हम गुडविल को इस पर्सपेक्टिव से दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं या दो हिस्सों में जानते हैं। एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो कि आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो उसके साथ एडिशनल अमाउंट एज ए गुडविल पे करते हैं अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ एसेट्स या नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। Whereas internally generated goodwill over a period of time आपकी एक गुडविल बन जाती है, लेकिन वो गुडविल उस वक्त तक मटेरियलाइज नहीं होती जब तक आप बिजनेस को सेल नहीं करते। इसके ऊपर काफी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए इतना काफी है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट अमोर्टाइज्ड एज पर इनकम टैक्स लॉ। नो क्वेश्चन अराइजेज कि जो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स आपके अमोर्टाइजेबल हैं या जिनकी इजाजत है कि आप अमोर्टाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी क्लॉजेज या कवानीन अप्लाई होते हैं। बड़ा सिंपल है जी ये भी। सबसे पहले आपने डिटरमिन करना है कि व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट इंटेंजिबल एसेट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक लाइसेंस है या एक्सपोर्ट कोटा है तो वो कितने पीरियड के लिए है? से फॉर एग्जांपल 10 सालों के लिए। तो आप उसको जो यूजफुल लाइफ है उसके ऊपर कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, एज्यूमिंग कि वो 1 मिलियन उसकी कॉस्ट है, तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 10 years इक्वल्स 1 लाख रुपीज पर एनम। 10 लाख को 10 सालों पे जब डिवाइड करेंगे तो 1 लाख रुपया एनुअल अमोर्टाइजेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट कोटा एज एन इंटेंजिबल एसेट आप अमोर्टाइज कर सकते हैं। अब बाज ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसके ऊपर आप कहते हैं जी कि हम इसकी यूजफुल लाइफ को डिटरमिन नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कानून ने गाइडलाइन दी है सेक्शन 24 सबसेक्शन 4 के तहत कि उसकी आप यूजफुल लाइफ 25 years कंसीडर करेंगे। एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ अनसर्टेनेबल होती है, उसको आप 25 years यूजफुल लाइफ कंसीडर करके अकॉर्डिंगली आप अमोर्टाइज करेंगे। कॉस्ट डिवाइडेड बाय 25, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, एज द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस या अलाउएबल डिडक्शन। अब फिर वही चीज आ जाती है जो हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ी थी कि अगर पार्शियली यूज फॉर बिजनेस है एक इंटेंजिबल एसेट और सेम एसेट इज बीइंग यूज्ड पार्शियली फॉर अदर पर्पसेस, तो फिर सेम वही तरीकेकार होगा जो कि हमने डेप्रिसिएशन में देखा। फिर प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ द अमोर्टाइजेशन, और अमोर्टाइजेशन वही ट्रीट होनी है जिनके कायदे कवानीन जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से जो है उसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे, लेकिन उसका प्रोपोर्शनेट शेयर आप यहाँ पर
चार्ज ऑफ करेंगे एज ए अलाउएबल डिडक्शन। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है जी, समटाइम्स एक एसेट जो है वो एक पीरियड के अंदर, एक टैक्स ईयर के अंदर पूरा साल यूज नहीं होता। तो दो चीजें ज़हन में रखनी है। नंबर वन, तो उसको नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे 360 या 365 पे डिवाइड करके अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को, और जितने पीरियड के लिए यूज हुआ है उतने पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ जाएगा। दूसरी चीज जो याद रखने वाली है यहाँ पर, कि अगर अमोर्टाइजेशन के लिए को कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज जो आपने मल्टीप्लाई करने हैं कि इतने ऐसा यूज हुआ है, उसमें ऑफ वर्किंग डेज या नॉन वर्किंग डेज को भी इंक्लूड करना है। कंडीशन इतनी है कि इफ दैट एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, आप उसे यूज कर सकते थे, भले आपने नहीं यूज किया बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि जी ये ऑफ वर्किंग डे था, तो ऐसी सिचुएशन में आप उन नॉन वर्किंग डेज या ऑफ डेज को भी चार्ज करेंगे या काउंट फॉर करेंगे in order to arrive at the figure of the या amount of the amortization expense या amortization amount to be deducted from the income from business. I hope it's clear. Next चलते हैं जी, last part of today's lecture is if the intangible asset is disposed of. पहली चीज ये ज़हन में रखनी है कि इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो अमोर्टाइजेशन इज अलाउड। हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था कि इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल एसेट को अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट को, तो उसके ईयर ऑफ डिस्पोजल में जो रेट उसका अप्लीकेबल होगा उसका हाफ लेंगे। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स की सूरत में क्या है, नो अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। यही फर्क है। बाकी गेन होगा तो डेफिनेटली गेन को इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड कर देंगे, अगर लॉस होगा तो लॉस को इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर देंगे। सेम ट्रीटमेंट होगा एज इट वाज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिशिएबल एसेट्स इन डेप्रिसिएशन सेक्शन। आई होप आज का लेक्चर, अगर आप लोगों को डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो काफी हद तक क्लियर होगा। इसमें हम लोगों ने सिर्फ इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन पढ़ी। इनिशियल अलाउंस 25% है, फर्स्ट ईयर एंड एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन 90% का रेट है। एलिजिबल एसेट्स के ऊपर है। इनिशियल अलाउंस सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है। फर्स्ट ईयर अलाउंस और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो है दैट इज अलाउएबल ऑन प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपने एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन को देखना है तो दैट इज in fact with respect to alternate energy projects anywhere in Pakistan 90%, whereas plant and machinery in rural or underdeveloped area 90%, लेकिन उनका एरिया जो है that is to be notified by the federal government from time to time। यहाँ पर समअप करते हैं जी। इजाजत चाहूंगा आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फी अमान अल्लाह। आज की क्लास यहाँ पर हम